परिवार के मुखिया मनोहर शर्मा 55 साल के थे। वो बहुत ही सौम्य और व्यवहार कुशल इंसान थे। नौकरी से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धन था उनकी समझदारी और अनुभव। मनोहर जी का मानना था, पैसा और पद समय के साथ घटते बढ़ते हैं, लेकिन समझदारी और संयम ही इंसान को मुश्किलों से उबारते हैं। उनकी पत्नी माधुरी शर्मा एक घरेलू स्त्री थी। बेटे बेटियों की परवरिश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। शर्मा जी के 3 बच्चे थे। दीपक सबसे बड़ा और राहुल छोटा, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, और मोनिका सबसे छोटी बेटी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। परिवार बड़ा ही आदर्श दिखता था, लेकिन शहरी जिंदगी के साथ साथ कई तनाव और संघर्ष भी थे। दीपक की पत्नी शिल्पा आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसे ससुराल वालों के पारंपरिक विचारों से हमेशा खटक होती। वो चाहती थी कि पति और वो अलग फ्लैट में रहे। धीरे धीरे घर के भीतर खटपट शुरू हो गई। माधुरी जी को लगता कि बहू उनका सम्मान नहीं करती, और शिल्पा को लगता कि सास ससुर उसकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। इन सब के बीच मनोहर जी हमेशा शांति बनाए रखते। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी समझदारी नहीं दिखाई तो परिवार बिखर जाएगा। एक दिन रात के खाने पर शिल्पा ने अचानक कह दिया, पापा जी, हमें अलग घर ले लेना चाहिए। ऑफिस से दूर ये इलाका, और वैसे भी अब हमारी अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। माधुरी जी का चेहरा उतर गया। राहुल और मोनिका भी चुप हो गए। माहौल भारी हो गया, लेकिन मनोहर जी ने मुस्कुरा कर कहा, शिल्पा बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन पहले बैठकर शांति से सोचते हैं। घर को बांटना आसान है, पर रिश्तों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उनकी आवाज में कोई कठोरता नहीं, सिर्फ गहराई और तजुर्बे की नरमी थी। शिल्पा कुछ पल चुप रही। दीपक ने भी पिता की ओर देखा। उस क्षण सबको एहसास हुआ कि मनोहर जी मामूली इंसान नहीं, बल्कि ऐसे पिता हैं जो झगड़े को और भड़काने के बजाय अपने धैर्य से शांत कर सकते हैं। अगली सुबह घर का माहौल अजीब था। माधुरी जी मन ही मन रो रही थी। मोनिका उदास थी और राहुल चुपचाप अखबार में आंखें गड़ाए बैठा था। दीपक ऑफिस चला गया था, लेकिन जाते समय उसने भी कोई बात नहीं की। शिल्पा अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी। उसके मन में भी हल्का सा अपराध बोध था, मगर अहंकार उसे माफी मांगने से रोक रहा था। मनोहर जी ने सब कुछ ध्यान से देखा। वे जानते थे कि अगर स्थिति को समय रहते संभाला नहीं गया तो परिवार सच में टूट जाएगा। उन्होंने सबसे पहले माधुरी जी से बात की। माधुरी, तुम्हें शिल्पा से नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो नई पीढ़ी की लड़की है, उसकी सोच अलग है। हमें उसे समझना होगा, ना कि उससे टकराना। माधुरी जी ने आहत स्वर में कहा, लेकिन जी, उसने सबके सामने कह दिया कि अलग रहना चाहती है। क्या ये अपमान नहीं? मनोहर जी ने गहरी सांस ली और बोले, अपमान नहीं माधुरी, ये उसके मन का डर है। उसे लगता है कि उसकी आज़ादी यहाँ दब जाएगी, लेकिन हमें समझदारी से उसे ये एहसास दिलाना होगा कि इस घर में वो सिर्फ बहू नहीं, बेटी है। माधुरी जी चुप हो गईं। शाम को जब दीपक ऑफिस से लौटा तो मनोहर जी ने उसे छत पर बुलाया। वहां हल्की हवा चल रही थी। उन्होंने बेटे से कहा, दीपक, तुमसे एक बात कहनी है। शिल्पा की बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि नया माहौल, नई जिम्मेदारियां, सबके बीच वो असुरक्षित महसूस करती है। अगर तुम बीच में दीवार खड़ी कर दोगे तो ये घर हमेशा के लिए बिखर जाएगा। दीपक ने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और दर्द था। पापा, मैं भी चाहता हूं कि घर जुड़ा रहे, लेकिन शिल्पा बार बार अलग रहने की बात करती है। मैं क्या करूं? मनोहर जी मुस्कुराए। बेटा, अगर घर को बचाना है तो तुम्हें ही पहला कदम उठाना होगा। शिल्पा को भरोसा दो कि ये घर उसका है। और सुनो, बहस करने के बजाय एक बार उसकी बात पूरी सुनना। कई बार औरतों को बस इतना ही चाहिए होता है कि कोई उन्हें सुने। दीपक ने पिता की बात पर सिर हिलाया। अगले दिन रविवार था। मनोहर जी ने सबको चाय पर बुलाया। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा, शिल्पा बेटी, हमें तुम्हारी बहुत सारी बातें सुननी है। तुम हमें बताओ कि
शहर की आधुनिक जिंदगी में परिवार कैसे और खुशहाल हो सकता है? तुम्हारी राय बहुत काम आएगी। शिल्पा हैरान रह गई। उसने सोचा था ससुराल वाले उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा उसे सम्मान दिया जा रहा है। धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, पापा जी, मुझे लगता है कि अगर घर में थोड़ा सा स्पेस और सबकी प्राइवेसी बनी रहे तो झगड़े कम होंगे। आजकल शहरों में हर किसी को अपनी जगह चाहिए होती है। मनोहर जी ने तुरंत कहा, सही कहा बेटा, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखें। उस दिन पहली बार शिल्पा को लगा कि इस घर में उसकी राय की कद्र होती है। शाम को जब सब अपने अपने कामों में लगे थे, तब माधुरी जी ने धीरे से कहा, आपने सही कहा था। अगर हम टकराव के बजाय धैर्य से काम ले तो डोर टूटने के बजाय और मजबूत हो सकती है। मनोहर जी मुस्कुराए और बोले, यही तो परिवार का असली अर्थ है माधुरी, हर किसी को जोड़ कर रखना। दिन सामान्य ढंग से गुजर रहे थे। शिल्पा अब धीरे धीरे घर के माहौल में घुलने लगी थी। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा पर नहीं चलती। एक दिन अचानक एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। मोनिका की शादी की बात चल रही थी। एक अच्छे घर से रिश्ता आया था। लड़का बैंक में अधिकारी था। माधुरी जी और मनोहर जी दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब बात दहेज पर आई तो लड़के के माता पिता ने साफ कहा, हमें कोई लालच नहीं, बस इतना है कि अपनी बेटी को जितना मान सम्मान दे सके उतना दीजिए। ये सुनकर शिल्पा ने दीपक से कहा, देखो अभी तो घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है। अगर मोनिका की शादी में ज्यादा खर्च किया गया तो हमारी सारी बचत खत्म हो जाएगी, और वैसे भी लड़की की शादी में इतना पैसा उड़ाने का क्या मतलब। माधुरी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, शिल्पा, ये हमारी बेटी है, क्या अपनी बेटी को अच्छे से विदा करना गलत है? शिल्पा तुनक कर बोली, बेटी आपकी है, लेकिन बोझ हमारे पैसों पर क्यों डाला जाए? आखिरकार पैसा तो दीपक की सैलरी से ही आएगा ना। घर में तूफान मच गया। मोनिका रोने लगी। राहुल ने भी बहन का पक्ष लिया और कहा, भाभी आप तो समझदार हैं, फिर भी इस तरह कह रही हैं। मोनिका दीदी का सुख और भविष्य सबसे ऊपर होना चाहिए। शिल्पा और राहुल में भी बहस छिड़ गई। माधुरी जी का चेहरा क्रोध से लाल था। उन्होंने झुंझला कर कहा, मुझे तो लगता है कि इस घर की बहू नहीं, कोई गिनती करने वाली हिसाबदार आ गई है। शिल्पा आहत होकर अपने कमरे में चली गई। दीपक बीच में पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन माहौल इतना बिगड़ चुका था कि किसी ने किसी की बात नहीं सुनी। रात को सब चुपचाप अपने अपने कमरों में सो गए, लेकिन मनोहर जी जागते रहे। वे जानते थे कि ये विवाद अगर बढ़ा तो घर में स्थायी दरार पड़ जाएगी। सुबह होते ही उन्होंने सबको बैठक में बुलाया। उनकी आवाज शांत थी, मगर उसमें दृढ़ता थी। मैं जानता हूं कि कल सबके मन में कड़वाहट भर गई है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये घर रिश्तों पर टिका है, पैसों पर नहीं। शिल्पा बेटी, तुम्हारी बात भी सही है कि खर्च सोच समझ कर होना चाहिए, और माधुरी तुम्हारी भावनाएं भी सही है कि बेटी की शादी सम्मान से होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि हम सब मिलकर कैसे रास्ता निकालें। सब चुपचाप सुन रहे थे। मनोहर जी ने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि शादी में दिखावा करने की जरूरत नहीं। जितना हमारे बस में है उतना करेंगे, ना उससे ज्यादा ना कम। बेटी का मान सम्मान उसकी परवरिश और संस्कार से है, दहेज या खर्च से नहीं। फिर उन्होंने शिल्पा की ओर देखा, बेटी, तुम्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पति पर आ जाएगी, लेकिन ये घर सिर्फ दीपक का नहीं है। यहाँ राहुल है, मैं हूँ, हम सब मिलकर मोनिका की शादी की तैयारी करेंगे। किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा। शिल्पा के चेहरे पर हल्की शर्म और राहत दोनों दिखी। माधुरी जी ने भी धीरे से कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें दिखावे में नहीं फंसना चाहिए। मोनिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, पिता के प्रति गर्व के थे। उस दिन मनोहर जी ने सबको बांधने वाला फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि शादी घर के पास वाले मंदिर के बड़े हॉल में होगी, ताकि खर्चा भी कम हो और रीति रिवाज भी पूरे हों। सबने मिलकर इस पर सहमति जताई। उस रात माधुरी जी ने पति से कहा, आपने फिर से घर को बिखरने से बचा लिया।
गुस्से में तो मैं भी शिल्पा से कटु शब्द बोल बैठी थी, लेकिन आपकी समझदारी ने सबको जोड़ दिया। मनोहर जी मुस्कुराए और बोले, यही तो पिता की असली परीक्षा है माधुरी। परिवार की डोर जब टूटने लगे तो उसे गांठ में नहीं धैर्य में बांधना चाहिए। मोनिका की शादी की तैयारी पूरे जोरों पर थी। घर में रौनक बढ़ने लगी थी। कभी कपड़े की लिस्ट बन रही थी, कभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा जा रहा था। राहुल अपने कॉलेज और दोस्तों से मदद लेने लगा था। शिल्पा भी पिछली कड़वाहट भूलकर अब कुछ कुछ उत्साह के साथ हाथ बटाने लगी। लेकिन जैसे ही खुशियों का माहौल बनने लगा, एक नई परेशानी सामने आ गई। शादी से ठीक 1 महीने पहले लड़के के पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, शर्मा जी, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, पर रिश्तेदारों के बीच इज्जत का सवाल है। कम से कम शादी में कार तो देनी ही होगी। ये सुनते ही माधुरी जी घबरा गई। राहुल और मोनिका भी परेशान हो गए। शिल्पा ने तुरंत दीपक से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि खर्चे बढ़ेंगे। अब बताइए कार कहाँ से आएगी? ये तो सीधे सीधे दबाव है। दीपक का चेहरा तमतमा गया। ये तो सरासर गलत है। शुरुआत में तो कहा था कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, अब कार की मांग कर रहे हैं। मोनिका रोने लगी। भैया, अगर आप मना करेंगे तो मेरी शादी टूट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? माधुरी जी भी बेचैन होकर बोली, हाँ, शादी टूट गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। समाज में लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। मनोहर जी अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखो, डर और गुस्से में लिए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें पहले शांति से सोचना होगा। सबने उनकी ओर देखा और उन्होंने आगे कहा, शादी रिश्तों का बंधन है, सौदेबाजी नहीं। अगर सामने वाले परिवार को लगता है कि कार जैसी चीज उनके सम्मान के लिए जरूरी है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारी क्षमता क्या है। हमें अपनी सीमा के बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहिए। शिल्पा ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन पापा जी, समाज तो हमें ही नीचा दिखाएगा। लोग कहेंगे कि शर्मा जी ने बेटी को बिना दहेज के विदा किया। मनोहर जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर सही फैसले नहीं लिए जाते। लोग कल कार मांगने वालों की भी आलोचना करेंगे और आज कार ना देने वालों की भी। लेकिन अगर हम सच और ईमानदारी से चलने लगे तो आने वाला समय खुद गवाही देगा। अगले दिन मनोहर जी ने खुद लड़के के पिता को फोन किया। उनकी आवाज में विनम्रता के साथ साथ दृढ़ता भी थी। भाई साहब, हमने शुरुआत में साफ कहा था कि हम दिखावे या दहेज की परंपरा में विश्वास नहीं रखते। आपकी बात का सम्मान है, लेकिन हमारी क्षमता और विचार दोनों कार देने की इजाजत नहीं देते। अगर आपको लगता है कि इससे रिश्ते में दरार आएगी तो हमें खेद है, लेकिन मेरी बेटी का सम्मान किसी कार से छोटा नहीं है। कुछ देर खामोशी रही, फिर लड़के के पिता ने भारी आवाज में कहा, शर्मा जी, आप सही कह रहे हैं। दरअसल रिश्तेदारों के दबाव में आकर मैंने ये बात कही थी, लेकिन आपकी दृढ़ता ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें आपकी ईमानदारी पर गर्व है। रिश्ता हमारी ओर से पक्का है, बिना किसी शर्त के। मनोहर जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब उन्होंने ये बात घर वालों को बताई तो सबने राहत की सांस ली। मोनिका ने पिता के गले लगकर कहा, पापा, आप ना होते तो मेरी शादी या तो बोझ बन जाती या फिर टूट जाती। आपने हमें इज्जत के साथ खड़ा होना सिखाया। शिल्पा भी चुपचाप सोचने लगी। सचमुच पापा जी की समझदारी ही इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। जहां मैंने डर और तर्क देखे, वहीं उन्होंने हिम्मत और सच्चाई दिखाई। माधुरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये घर किसी भी तूफान से कभी नहीं टूटेगा। मोनिका की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह से ही शर्मा परिवार के घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार आते जाते, ढोलक बजती और रसोई से पकवानों की खुशबू फैल रही थी। मोनिका सजी धजी बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी और हल्का सा संकोच दोनों झलक रहे थे। माधुरी जी व्यस्त थी। शिल्पा मेहमानों का स्वागत कर रही थी और राहुल बारातियों के इंतजाम में लगा हुआ था। शाम को बारात धूमधाम से आई। सबने स्वागत किया। बैंड बाजे की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन ठीक जयमाला के समय अचानक दूल्हे की मां ने ऊंची आवाज में कहा, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि दूल्हे को सोने की चैन पहनाकर वरमाला कराई जाती है।
ये तो आपने बताया ही नहीं, अब क्या बिना चैन के रस्म होगी। पूरे मंडप में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। माधुरी जी का चेहरा उतर गया। शिल्पा बुदबुदाई, लो अब नया तमाशा, कहीं शादी रुक ना जाए। दूल्हे के पिता भी कुछ बोलने वाले थे, लेकिन मनोहर जी आगे बढ़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, रिवाज हर घर में अलग अलग होते हैं। आपने सही कहा कि आपके यहाँ चैन पहनाना परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ दामाद को दिल से गले लगाकर सम्मान देना ही सबसे बड़ी परंपरा है। सोने चांदी का दिखावा रिश्तों की पवित्रता को छोटा नहीं कर सकता। सब खामोश हो गए। दूल्हे की माँ अभी भी अड़ी हुई थी, लेकिन तभी दूल्हा खुद आगे आया और बोला, पिताजी और माँ, मुझे किसी चैन की जरूरत नहीं। मुझे तो मोनिका और इस परिवार की सच्चाई चाहिए। अगर ये शादी सिर्फ किसी जेवर से तय होगी तो इसका कोई मतलब नहीं। मंडप तालियों से गूंज उठा। दूल्हे के इस जवाब ने सबकी सोच बदल दी। दूल्हे की माँ भी थोड़ी नरम पड़ी। मनोहर जी ने बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाया, बहन जी, आज के दिन हमें परंपरा और अहंकार में नहीं, रिश्तों की मिठास में डूबना चाहिए। आइए हम सब मिलकर बच्चों को आशीर्वाद दें। आखिरकार जयमाला की रस्म पूरी हुई और शादी हंसी खुशी आगे बढ़ी। शादी के बाद जब सब थकान के बीच बैठकर बातें कर रहे थे तो राहुल ने गर्व से कहा, पापा, अगर आप ना होते तो न जाने आज क्या होता। आपने हर मुश्किल को इतना आसान बना दिया। शिल्पा ने भी पहली बार खुलकर कहा, सच कहूं तो मैंने हमेशा सोचा था कि आधुनिक सोच ही सही है, लेकिन आज मैंने समझा कि असली ताकत तो धैर्य और समझदारी में है। पापा जी, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। मोनिका आंसू पोंछते हुए बोली, आज की शादी मेरे लिए ही नहीं, इस पूरे परिवार के लिए यादगार बन गई है। पापा, आपकी वजह से ही। मनोहर जी ने सबको प्यार से देखा और कहा, बेटा याद रखना, घर तब मजबूत होता है जब उसमें दिखावा नहीं, विश्वास होता है। यही पिता का असली कर्तव्य है कि वो हर तूफान को अपने धैर्य से रोक सके। मोनिका की शादी बड़े ही धूमधाम से पूरी हुई और वो अपने नए घर चली गई। दूल्हा अभिषेक एक अच्छा और समझदार इंसान था, लेकिन हर लड़की की तरह मोनिका को भी नए घर में ढलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले कुछ दिन तो सब बहुत अच्छे से बीते। रिश्तेदारों का आना जाना, हंसी ठिठोली और रस्म में सबने मोनिका को व्यस्त रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, असल ससुराल का माहौल सामने आने लगा। अभिषेक की माँ थोड़ी सख्त स्वभाव की थी। उन्हें हर काम पर टिप्पणी करने की आदत थी। मगर मोनिका रसोई में देर से पहुंचती तो कह देती, हमारे घर की बहू तो सुबह 5 बजे उठना। अगर मोनिका रसोई में देर से पहुंचती तो कह देती, हमारे घर की बहू को तो सुबह 5 बजे उठना चाहिए। अगर मोनिका किसी पकवान में थोड़ी कमी कर देती तो तुरंत सुनना पड़ता, हमारे खानदान की बहुएं तो हाथ का स्वाद छोड़कर नाम तक कमा चुकी हैं, और तुमसे तो इतना भी नहीं होता। अभिषेक अपनी पत्नी का पक्ष लेना चाहता था, लेकिन माँ के सामने हमेशा चुप रह जाता। मोनिका चुपचाप सब कुछ सहती रही, मगर भीतर ही भीतर टूटने लगी। एक रात वो रोते रोते अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके मन में आया, अगर पापा होते तो क्या कहते। वो हमेशा कहते थे कि हर समस्या का हल धैर्य और समझदारी से होता है। मोनिका ने हिम्मत जुटाई और फोन उठाकर पिता को कॉल किया। पापा, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मनोहर जी ने तुरंत पहचान लिया कि बेटी परेशान है। क्या हुआ मोनिका, खुलकर कहो। मोनिका फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, पापा, मुझे लगता है मैं इस घर में ठीक से निभा नहीं पा रही हूँ। सासू माँ को मुझ में हर चीज में कमी दिखती है, मैं क्या करूँ। मनोहर जी ने धैर्य से सुना और बोले, बेटी, याद है मैंने हमेशा कहा था, परिवार की डोर को गांठ से नहीं धैर्य से बांधना। तुम्हारी सास का व्यवहार उनकी आदत है, तुम्हारी कमी नहीं। तुम कोशिश करो कि उनके तानों को अपमान ना समझो, बल्कि सीखने। मोनिका ने आहत स्वर में कहा, लेकिन पापा, बार बार सुनना आसान नहीं है। मनोहर जी ने समझाया, बेटी, रिश्ता निभाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन तुम उनकी बातों का जवाब गुस्से से नहीं, मुस्कान से दो। देखना, धीरे धीरे उनका दिल पिघल जाएगा। और याद रखना, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि बड़ी ताकत है। मोनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा, आप सच कहते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे फिर से हिम्मत मिल रही है। अगले दिन से मोनिका ने पिता की सीख अपनानी शुरू की। जब सासू माँ ने कहा,
तुम्हारी सब्जी में नमक कम है। तो मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी मम्मी जी। आपको तो स्वाद की बहुत समझ है, मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। सासू माँ कुछ पल के लिए चुप रह गई। पहली बार उन्हें लगा कि बहू पलटकर जवाब नहीं दे रही, बल्कि उन्हें सम्मान दे रही है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सासू माँ का कठोरपन कम होने लगा। अभिषेक ने भी देखा कि मोनिका की सहनशीलता ही घर को जोड़े रख रही है। कुछ हफ्तों बाद मोनिका ने फिर फोन किया। इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। पापा, आपकी सीख ने मेरा घर संभाल लिया। अब सासू माँ पहले जैसी सख्त नहीं रही। अभिषेक भी खुश है। आपने दूर बैठकर भी मेरा रास्ता आसान कर दिया। मनोहर जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, यही पिता की सबसे बड़ी दौलत है, जब उसके बच्चे मुश्किल में भी उसकी सीख को अपना सहारा बना ले। याद रखना, समझदारी से जीता हुआ रिश्ता हमेशा सबसे मजबूत होता है। दीपक और शिल्पा की शादी को 1 साल से ज्यादा बीत चुका था। दोनों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी। दीपक का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा था और शिल्पा भी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसके साथ खड़ी थी। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं दिखाती। दीपक ने अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू किया। इसके लिए उसे भारी निवेश करना पड़ा। बैंक से लोन, दोस्तों से उधार और अपनी बचत सब लगा दिया। दीपक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन व्यापार की दुनिया में कभी कभी परिस्थितियां उम्मीद के विपरीत हो जाती हैं। डील बीच में अटक गई। सामने वाली पार्टी ने शर्तें बदल दी और अचानक नुकसान का डर मंडराने लगा। उधर उधार देने वाले पैसे की वापसी का दबाव बनाने लगे। दीपक का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। शिल्पा ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद अंदर से डर गई थी। राहुल ने भी अपने भैया दीपक को समझाया, भैया, व्यापार में ये सब तो चलता ही रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। राहुल की बात सुनकर दीपक को बहुत अच्छा लगा। पैसों की तंगी और भविष्य की चिंता ने दीपक और शिल्पा के बीच भी तनाव पैदा कर दिया। झगड़े बढ़ने लगे। शिल्पा कहती, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? दीपक कहता, अगर रिस्क नहीं लेते तो आगे कैसे बढ़ते? ये सब जानकर मनोहर जी चुप नहीं बैठे। उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, जब घर की नींव डगमगाती है तो छत भी हिलती है, लेकिन नींव को मजबूत करने के लिए घबराना नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए। दीपक ने उदासी से कहा, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। मनोहर जी मुस्कुराए, गलती तभी होती है जब इंसान सीखता नहीं। तूने कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब इस कठिनाई से निकलने के लिए धैर्य और सही कदम जरूरी है। मनोहर जी ने दीपक को समझाया कि सबसे पहले ईमानदारी से उन लोगों से बात करो जिनसे पैसे लिए हैं। जो लोग भरोसे पर पैसे देते हैं, उन्हें सच बताना ही सबसे सही रास्ता होता है। अगर तू छुपाएगा तो उनका भरोसा टूट जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए व्यवसाय को छोटा करके चलाओ, ताकि नुकसान कम हो और खर्चा संभल सके। साथ ही उन्होंने शिल्पा से कहा, बेटी, इस वक्त तेरा धैर्य ही दीपक की ताकत बनेगा। झगड़े करने से बात और बिगड़ेगी, लेकिन साथ देने से रास्ता निकल आएगा। दीपक ने पापा की बात मानकर सभी लेनदारों से ईमानदारी से मुलाकात की। जब लोगों ने उसकी साफ गोई देखी तो कईयों ने उसे और समय दे दिया। शिल्पा ने भी धीरे धीरे अपना डर छोड़कर पति का साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे दीपक ने अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया और इस संकट से बाहर निकलते हुए उसे ये एहसास हुआ कि पिता की समझदारी ही असली पूंजी है। मनोहर जी ने मन ही मन सोचा, बच्चे चाहे जितना बड़े हो जाएं, लेकिन मुश्किल वक्त में पिता का अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। मनोहर जी ने हमेशा अपने अनुभव और धैर्य से घर को संभाला था, लेकिन जिंदगी ने अब उनके सामने एक नई चुनौती रख दी थी। इस बार संकट उनकी अपनी सेहत पर आ गया। एक सुबह अचानक मनोहर जी को सीने में भारीपन और चक्कर महसूस हुआ। पहले तो उन्होंने इसे मामूली थकान समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने माधुरी जी को इस बारे में बताया तो माधुरी ने तुरंत शिल्पा को इस बारे में बताया। शिल्पा और माधुरी दोनों मिलकर मनोहर जी को हॉस्पिटल लेकर गए।
डॉक्टर से जांच कराने पर पता चला कि उन्हें हृदय संबंधी समस्या है और तुरंत इलाज तथा आराम की जरूरत है। परिवार के लिए ये खबर बिजली की तरह गिरी। जो पिता हमेशा हर मुश्किल में सबको सहारा देते थे, वे खुद बिस्तर पर थे। दीपक और शिल्पा ने बिना देर किए पापा की देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। दीपक, जिसने हाल ही में अपने पिता से सच्चाई और धैर्य का सबक सीखा था, अब वही अपनाते हुए बोला, पापा, इस बार हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपने हमेशा हमें रास्ता दिखाया, अब हमारी बारी है। शिल्पा भी उनके पास बैठकर बोली, पिताजी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर की हर सलाह का पालन करेंगे और घर की कोई भी परेशानी आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। शिल्पा और दीपक को इस तरह से मनोहर जी की फिक्र करते हुए देखकर माधुरी जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उधर मोनिका भी ससुराल से मायके आई। उसने भावुक होकर कहा, पापा, आप ही ने मुझे सिखाया था कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। अब आप डरिए मत, हम सब आपके लिए ताकत बनकर खड़े रहेंगे। मनोहर जी को आराम की जरूरत थी, लेकिन उनके दिल को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिला कि बच्चे अब वही सबक निभा रहे हैं जो उन्होंने सिखाए थे। दीपक समय पर दवाइयाँ लाता, शिल्पा उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखती, मोनिका रोज उनसे बातें करती और हौसला देती। परिवार का हर सदस्य अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा था। एक शाम जब सब उनके पास बैठे थे तो मनोहर जी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि बूढ़ा होने पर शायद अकेला रह जाऊंगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जो समझदारी मैंने तुम्हें दी, वही आज तुम मुझे लौटा रहे हो। यही असली विरासत है। सबकी आंखें नम हो गई। धीरे धीरे इलाज और बच्चों के स्नेह से मनोहर जी की सेहत सुधरने लगी। इस अनुभव ने पूरे परिवार को और भी मजबूत बना दिया। अब बच्चे ना सिर्फ पिता की देखभाल कर रहे थे, बल्कि उनकी सीख को अपने जीवन का आधार भी बना रहे थे। मनोहर जी ने मन ही मन सोचा, एक समझदार पिता का असली सुख यही है कि उसकी समझदारी एक दिन बच्चों के जीवन का सहारा बन जाए। कुछ महीनों की दवा और बच्चों के प्यार भरे सहारे से मनोहर जी काफी हद तक स्वस्थ हो चुके थे। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें साफ कह दिया था कि अब उन्हें तनाव और भारी कामों से दूरी रखनी होगी। मनोहर जी ने जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में परिवार का मार्गदर्शन किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वे अपने अनुभव को बच्चों की जिंदगी में स्थायी रूप से उतार दें। एक दिन शाम को उन्होंने सबको बैठक में बुलाया। सबको देखकर मनोहर जी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बच्चों, मैंने अपना जीवन तुम्हें संवारने में लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये घर और ये व्यवसाय आने वाली पीढ़ी के लिए भी मजबूती का आधार बने। इसके लिए मुझे एक बड़ा निर्णय लेना होगा। मनोहर जी ने 3 बातें सामने रखी। पहला, घर को संयुक्त रखना। उन्होंने कहा कि घर को हिस्सों में बांटना सही नहीं होगा। घर अगर बट जाता है तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इसीलिए ये घर हम सबका रहेगा और इसकी जिम्मेदारी हम सब मिलकर निभाएंगे। दूसरा, व्यवसाय की जिम्मेदारी सौंपना। उन्होंने दीपक को देखकर कहा, बेटा, अभी ये व्यापार पूरी तरह तेरा है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और ईमानदारी की पहचान है। इसे लालच से नहीं, विश्वास से चलाना। तीसरा, बेटी और बहू को बराबर सम्मान देना। उन्होंने कहा, मोनिका, तू भले ससुराल में है, लेकिन इस घर पर तेरा उतना ही हक है जितना शिल्पा का। बहू बेटी में फर्क कभी मत आने देना, यही हमारी असली पूंजी होगी। दीपक भावुक होकर बोला, पापा, आपने हमेशा सही राह दिखाई है। मैं वादा करता हूँ कि आपकी सीख से कभी भटकूंगा नहीं। शिल्पा ने भी सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं इस घर को हमेशा संयुक्त और खुशहाल बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगी। मोनिका की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे हमेशा बेटा समझा और मैं इस रिश्ते को कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। इस निर्णय से घर में एक नया जोश और एकता का माहौल बना। हर किसी को लगा कि अब वे सिर्फ रिश्तों से नहीं, बल्कि एक साझा संकल्प से बंधे हैं। मनोहर जी ने संतोष की सांस ली और मन ही मन सोचा, अब मैं निश्चिंत हूँ। मेरी समझदारी की असली जीत यही है कि मेरा परिवार आने वाले समय में भी साथ और मजबूत रहेगा। हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरी माधुरी का हमेशा ख्याल रखना, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देना। वक्त के पहिए को कौन रोक पाया है, सालों बीत गए,
दीपक का व्यवसाय अब मजबूत और स्थिर हो चुका था। मोनिका भी अपने ससुराल में खुशहाल जीवन बिता रही थी। शिल्पा पूरे परिवार को जोड़कर रखती थी। राहुल भी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसकी शादी हो गई थी और वो अपनी पत्नी के साथ पुणे में रहता था। लेकिन तिथि और त्योहार वो अपने परिवार के साथ मनाते थे। पोते और पोती बड़े हो रहे थे और घर में रौनक बनी रहती थी। इन सब के बीच मनोहर जी अब उम्र दराज हो चुके थे। शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन आंखों में वही चमक और चेहरे पर वही स्नेह बना रहा। वे अक्सर आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते देखते और संतोष से मुस्कुराते। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने परिवार को इशारा कर दिया कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबके दिल भारी हो गए, लेकिन कोई भी उनके सामने आंसू नहीं बहाता था। राहुल अपनी पत्नी के साथ पुणे से अपने पापा को देखने के लिए आ चुका था। सब रो रहे थे, लेकिन मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निश्चिंत हूँ। मेरी समझदारी की असली जीत यही है कि मेरा परिवार अब एक दूसरे का सहारा है। जब तक तुम सब साथ हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। उनका चेहरा शांति से दमक रहा था। पूरे घर में शोक का माहौल था, लेकिन उनके शब्द सबके दिल में दीपक की तरह जल उठे। माधुरी जी मनोहर जी को बस देखती रह गई। सबने मिलकर प्रण किया कि वे हमेशा पिताजी की सीख पर चलेंगे और घर की एकता को कभी टूटने नहीं देंगे। वो माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। मनोहर जी भले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी समझदारी और उनके शब्द परिवार के लिए अमर विरासत बन गए। एक पिता की सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि वो अपनी संतानों को ऐसा मार्गदर्शन दे जाए जिससे उनके जाने के बाद भी परिवार एकजुट और मजबूत बना रहे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।